नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम अपने तमाम दर्शकों के आभारी हैं। आप लोग इंटरेस्ट से वीडियो देखते हैं, अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं, बताते रहते हैं समाज में क्या चल रहा है। लेकिन आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि मेरा पोता और नाती का जन्मदिन पर आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित है। आप जरूर आइएगा, लेकिन यह लागू तब होगा जब मेरा बेटा बेटी के शादी के बाद जब पोता पोती हो जाएगा तब यह लागू होगा, आज नहीं। क्योंकि आज तो हमने आपको निमंत्रण दिया है। कहने का तात्पर्य कि यह जो शब्द है यह मेरे नहीं है। केंद्र सरकार कल महिला आरक्षण बिल लेके आई, लेकिन यह बिल लागू कब होगा? कारण कई पेच है। महिला आरक्षण के जरिए बहुजन समाज के ऊपर कितना बड़ा हमला किया गया। हम आज आपको यह भी बताने वाले हैं कि जो ये जितने भी आरक्षण आया है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जिसको EWS कहते हैं और भी आरक्षण है, उसमें कहां से धांधली होती है ये हम आपको बताने वाले हैं। ऐसे बहन मायावती जी ने कह दिया है कि महिला आरक्षण के ऊपर केंद्र सरकार को फुल सपोर्ट है। पहले तो उन्होंने मांग कर दी कि SC, ST, OBC के जितने भी महिलाएं हैं इसका कोटा बढ़ाया जाए, लेकिन अगर कोटा नहीं भी बढ़ाते हैं तो महिला आरक्षण के ऊपर हमारा फुल सपोर्ट है। बहन जी का कहना है, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दिया। जो बिल आई ये नई संसद भवन, नया बिल, लेकिन वही ढाक के 3 पाक। कांग्रेस पार्टी ने भी फुल समर्थन किया और कहा है कि ये बरसों से पड़ी हुई बिल है, महिला आरक्षण बिल, जो कि कांग्रेस लेकर आई थी। अगर NDA सरकार इसे पास करती है तो हमारा फुल समर्थन है। महिला आरक्षण होनी चाहिए। 50% आबादी है, आधी आबादी है, हम सब इसका समर्थन करते हैं। लेकिन बीच में जो घपलेबाजी है, जो केंद्र सरकार छल करती है आम जनता से, वह छल भी तो उजागर होना चाहिए ना। आम जनता यह समझती है कि ये 33% आरक्षण लेके आ रहे हैं महिलाओं के पक्ष में, जबकि बहन मायावती जी की मांग थी कि नहीं 50% आरक्षण होना चाहिए। जब बात आप करते हैं आधी आबादी की तो 50% आरक्षण होना चाहिए। ये बहन मायावती जी की मांग है। बहन मायावती जी ने बहुजन समाज के लिए अलग कोटा का भी मांग कर चुकी है। भले ही उनकी मांग मानी जाए या ना मानी जाए, समर्थन भी किया, लेकिन सवाल यह उठता है ये आरक्षण देंगे कहां से? जो इंदिरा साहनी के केस आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर दिया हुआ है कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते। और जैसे SC, ST, OBC सबको मिलाकर 49.5% आरक्षण होता है। अब ऐसे हालात में 33% आरक्षण कहां से निकाला जाए? क्योंकि 100% में अगर आप 50% इधर रखते हैं और 33% महिलाओं को देते हैं तो सीधा गणित तो यही हुआ ना कि 83% जो है आरक्षण में चला गया और बचा 17% वह जनरल के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप कहीं न कहीं से कंफ्यूज हैं, गणित आपका ठीक नहीं है। यह 33% आरक्षण 50% में अलग से ऐड करके 83% होने वाली नहीं है। जो आपको फिलहाल आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण में जो प्रतिशत है उस प्रतिशत के अंदर 33% आएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो 26-27% जो होता है SC, ST का आरक्षण, अब उसमें कैलकुलेट कीजिए कि 26% को अगर मान के चलते हैं तो 543 सीट है। 540 सीट पे हम गणना कर लेते हैं तो 500 सीट में 20 के हिसाब से 100 सीट हो गया और 6-25 यानी 131 सांसद आपके रिजर्व है SC, ST के लिए, बिल्कुल आरक्षण के हिसाब से। अब वो 131 सांसद में 42-43 सीटें कट हो जाएगी और वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। जो भी SC, ST समाज की महिलाएं होंगी, रहेगा 131 ही। अगर आप ये सोचते हैं कि 131 में 33 और बढ़ जाएगा या 33 के हिसाब से सारे के सारे बढ़ जाएंगे, फिर तो सारा रिजर्व ही हो गया, फिर बचा क्या? कहने का तात्पर्य है
जो आरक्षण का कोटा दिया गया है उसी में से 33% कट किया जाएगा, यानी जो 100 में 33 यानी 100 में 27, तो 27 में फिर 33% निकाला जाएगा। इस तरह का यह आरक्षण बिल है। चलिए, आरक्षण बिल पर डिस्कस भी हुई। सरकार इस मानसिकता से यह बिल फ्लोर पर लेकर आई कि हम कुछ बोले और आप विरोध करें, और फिर हम आपको यह साबित करें कि आप तो महिला विरोधी हैं, आप आधी आबादी के विरोधी हैं। आपसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। 121 करोड़ की आबादी थी 2021 तक, जो कि ये जनगणना के हिसाब से आकलन लेते हैं, कन्फर्म जनगणना तो हुई ही नहीं है। आज किस आधार पर ये कह रहे हैं 141 करोड़ की आबादी है इस देश की, और 141 करोड़ में वह कौन सा डाटा है जिस डाटे के हिसाब से ये कहते हैं कि एससी की आबादी इतनी है, एसटी की आबादी इतनी है, ओबीसी की इतनी है? यह कौन सा फॉर्मूला है? सब कुछ अंदाजेबाजी। इस देश में गरीब कितने हैं यह डाटा है सरकार के पास। कितने लोग भूखमरी के शिकार हैं, कितने बेरोजगार हैं? कभी बेरोजगारों की गिनती हुई है इस देश में? कितने युवा कॉलेज से बाहर निकले हैं जो नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं? यह भी गिनती इनके पास नहीं है। तो कहने का मतलब, जो योजना आयोग योजना बनाती है, कई बार पंचवर्षीय योजना होती है नीति आयोग के द्वारा, वह योजना सब कुछ अंदाजेबाजी है, एक आंकड़ा अनुमान लगा लेते हैं और अनुमान के दम पर यह सरकार चल रही है। मेरा कहने का तात्पर्य है, परसेंटेज गिनती कराते जा रहे हैं, लेकिन वो परसेंटेज कितने में से निकलेगा यह इनको आंकड़ा नहीं पता। अनुमानतः जो निकाला गया है कि करीब 90 करोड़ इस देश में मतदाता है, और 90 करोड़ में 46 करोड़ पुरुष मतदाता है और बाकी महिला मतदाता है। अब सवाल यह उठता है कि महिला मतदाता अगर 40 करोड़ है या 35 करोड़ है, उसमें मात्र कामगार जो महिला है वह 3 करोड़ ही है, और 3 करोड़ में जितने भी महिलाएं खेतों में काम करती है, महिला मजदूर जिसे कहते हैं, महिला किसान कहते हैं, यह करीब 2.5 करोड़ के करीब है। और जो ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं लाखों में आती है गिनती। कहने का तात्पर्य है, महिलाओं की संख्या 46 करोड़ के सामने मात्र 3 करोड़ है जो पुरुष मतदाता के मुकाबले जो काम करने वाली महिलाएं हैं। अब यह महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, और ये जितने भी आंकड़े बता रहा हूं इसका कोई फुल प्रूफ नहीं है, ये सब अनुमान पर है, क्योंकि सरकार जनगणना ही नहीं कर रही है, जनगणना हुआ ही नहीं है। और रही बात ये कि बिहार ने अभी तक जातिगत जनगणना कर लिया, पूरे देश ने तो अभी तक जातिगत जनगणना भी नहीं किया है, तो ये पूरे देश का आंकड़ा कैसे दे रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा है। और रही बात ये, जब महिला आरक्षण के ऊपर डिस्कस होना शुरू हुआ तो ये कहते हैं कि ये महिला आरक्षण जो हम आज पास कर लेंगे यह तब लागू होगा जब इस देश की जनगणना होगी, और यह पता लग जाएगा कि महिलाओं की संख्या कितनी है और पुरुषों की संख्या कितनी है, एससी की संख्या कितनी है, एसटी की संख्या कितनी है, ओबीसी की संख्या कितनी है। ऐसे विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं, जिसमें आरजेडी, जदयू, समाजवादी पार्टी, जो भी विपक्ष में है, ये सब के सब काफी तिलमिला उठे और उन्होंने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी की हकमारी हो रही है, इसका अलग से कोटा दीजिए। ये बीच में आप घालमेल मत कीजिए कि इधर से निकाल के उधर घुसा दिया, उधर से निकाल कर उधर घुसा दिया, यानी जो वर्तमान में हमको आरक्षण मिला हुआ है उसी में से कट मार रहे हैं, जगह जगह वहीं पे कट ऑफ चल रहा है। ये ठीक नहीं है। इस तरह का शोरगुल मचा है। लेकिन सबसे बड़ी शोरगुल तो यह है कि मान लीजिए आप आंदोलन भी कर लीजिए, आप हल्ला गुल्ला भी कर लीजिए, सरकार के सामने खूब अपना डंडा पटकिए, झंडा उठाइए, आंदोलन कीजिए, लेकिन ये लागू तो तब होगा जब इस देश की जनगणना होगी। ये आरक्षण बिल में ही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है किसी नेताओं का भाषण है, ये बिल में ही लिखा हुआ है कि ये लागू तब होगी जब देश की जनगणना होगी, जनगणना कंफर्म होगी तब जाके यह लागू होगा। और ऐसे भी नागरिकता कानून
जो पास किया गया है आज से 2 साल 3 साल पहले, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि नागरिकता कानून तब लागू होगा जब देश में यह पता लग जाएगा कि देश में नागरिक हैं कितने। तो फिर हम आपसे पूछते हैं, कहां सोया है चौकीदार? वो कब गिनती करेगा? इस देश की जनगणना कब होगी? और खास करके इस देश में जातिगत जनगणना कब होगी? कब पता लगेगा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को 27% आरक्षण जो मिल रहा है उनके अनुपात में वो सही है या नहीं है? ओबीसी को जो मिल रहा है आरक्षण वो उनके अनुपात में सही है भी या नहीं? क्योंकि जो कुछ आपको मिल रहा है वो सफिशिएंट होना चाहिए। अगर हम आपको भोजन कराते हैं तो कम से कम भरपेट तो कराएं। ये नहीं कि आंख में धूल झोंकने वाला खेल हो रहा है। 900 करोड़ का सेंट्रल विस्टा जो नया पार्लियामेंट है वहां पर बैठ के करोड़ करोड़ के आदमी और ये छोटी छोटी बातें करते हैं कि हमने सब कुछ दिया है, लेकिन देंगे तब जब जनगणना होगी, और जनगणना होनी नहीं है। अब रही बात ये कि जो हमारी नई पार्लियामेंट, कल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, बहुत सारे जो है फिल्म अभिनेत्रियां वहां घूम रही थी, देख रही थी। क्या वो देखने सुनने और एक जो है पर्यटन स्थल तो नहीं है? वहां पर अभिनेत्रियां क्या कर रही थी? जहां पर हम समझते हैं, आम जनता देश की समझती है कि चुने हुए सांसद जाएंगे, देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दे के ऊपर वहां पर डिस्कस होगा, लोगों के हालात बदलेंगे। ये तो पर्यटन स्थल बनाए हुए हैं। और हंसी तब आएगी जब ये कई कई लाख रुपये वेतन पाने वाले जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनसे जब मुस्कुराकर यह कहा जाता है कि आपकी जो 5 रुपये थाली मिलती थी जो खाने का भोजन, उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि अब 25 रुपये थाली मिलेगी, 20 रुपये बढ़ा दिया गया। अब कहां 20 रुपये, कहां कई लाख रुपये वेतन। क्या आपको लगता है तो हमारे देश के जनप्रतिनिधि जो एयर कंडीशन कार में घूमते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, लाखों का वेतन पाते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज पाते हैं, इनको 20 रुपये 25 रुपये थाली बढ़ाकर सरकार किसके ऊपर एहसान कर रही है? एक भद्दा मजाक सा लगता है कि नहीं इस देश की जनता के लिए, जहां पर कई राज्य में ऐसे कह दिए जाते हैं, जैसे कि कांग्रेस ने राजस्थान में किया, 8 रुपये थाली हम भोजन खिला रहे हैं। अरे भाई साहब, आप 5 रुपये थाली तो पार्लियामेंट में खा के आते हो और जनता को 8 रुपये थाली, ये जनता के मुंह पर तमाचा नहीं है। और रही बात ये कि जो राजस्थान में थाली है 8 रुपये, उसकी क्वालिटी और जो पार्लियामेंट के अंदर जो थाली मिलती है उसकी क्वालिटी में आसमान जमीन का फर्क होगा। आपको बता दें, पार्लियामेंट में ताज कॉरिडोर, जो ये ताज होटल है, वहां से इनका जो है मतलब खाना बनता है, उनके पास ही ठेका होता है। जो आपका IRCTC का जो ठेका होता है, पार्लियामेंट का ठेका होता है, सब ताज होटल्स का जो है ठेका है, ताज ग्रुप का। क्या वो आपको नॉर्मल खाना देते होंगे? और रही बात ये लाखों वेतन पाने वाले, फैसिलिटी पाने वाले अपना खुद का महंगा भोजन खरीद कर क्यों नहीं खाएंगे, जो आम जनता के ऊपर फिर से दोबारा लोड, यानी खाने के नाम पर भी। अब प्रश्न यह उठता है, इस देश में आम जनता के साथ छल किया जाता है। छल इस बात से, हम बिल पास कर रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, हम शोरगुल कर रहे हैं, हम जो है सामने बिल लाए और कांग्रेस या विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन जो आप बिल लाए क्या वो कल से पास होगा? 2024 का लोकसभा चुनाव है और चुनाव से पहले वो लागू भी नहीं होगा, चुनाव के बाद भी तब लागू होगा जब देश की जनगणना होगी। आज आपको एक सच्चाई बताते हैं, बहुत सारे हमारे युवा दर्शक जो बेरोजगार हैं, जो परीक्षार्थी होते हैं SSC का, UPSC का, BPSC का, वह भी हमारा वीडियो देखते हैं। आपने सुना होगा कि प्रश्न पेपर लीक हो गया और कोर्ट केस भी हो गया, फिर परीक्षाएं टल गई, जब कोर्ट का फैसला होगा तब सिलेक्शन होगा। अगर लोकसभा चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव रद्द कर दिया जाए, वो मामले कोर्ट में चले जाएं, यानी 1 साल तक कोर्ट में ट्रायल चले, उसके बाद फैसला आए, 2 साल के बाद सरकार बने, तब इनका क्या होगा? ये आम लोगों को, बेरोजगार युवाओं के लिए ये नौकरी देने के नाम पे जो ये घालमेल करते रहते हैं कि चलो भाई
पेपर लीक हो गया तो एक मुकदमा होगा, चलो कुछ गड़बड़ी हुई, भ्रष्टाचार हुआ तो ये मामला कोर्ट में चला गया, और जब तक कोर्ट फैसला नहीं देगी तब तक हम आपको नौकरी नहीं देंगे, और जब कोर्ट फैसला देगी उसके बाद हम आपको नौकरी देंगे। तो इन विधायक और सांसदों की नौकरी क्यों करंट होती है? यानी 3 दिन के अंदर जो चुनाव की गिनती हो जाती है, और चुनाव की गिनती में देरी ना हो इसलिए ईवीएम से होती है, बैलेट पेपर से नहीं होती। उस वक्त तो इनको समझ में आता है कि हम बैलेट युग में ना चले जाएं, हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स युग में हैं। हम फास्ट काउंटिंग करते हैं। भैया किसके लिए करते हो? इस देश के बेरोजगार युवाओं के लिए फास्ट काउंटिंग नहीं कर रहे हो, इन मक्कारों के लिए कर रहे हो जो देश की जनता को ये लूटते हैं और बेवकूफ बनाने के लिए तरह तरह का बिल लेके आते हैं। और उस बिल में साफ लिखा होता है ये लागू तब होगा जब गिनती हो जाएगी देश की जनता की, और वो गिनती होनी नहीं है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीद लेती है और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को अच्छा बताकर इन्वेस्टमेंट इकट्ठा कर लेती है। और जब इन्वेस्टमेंट इकट्ठा हो जाता है तब कहती है यह डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, अब इसका मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट जब फैसला देगी तब हम आपके पैसे लौटाएंगे। ये बहानेबाजी करती है। उसी तरह जो हमारी सरकार है, बिल ले आती है, गिनती इनके पास नहीं, और उसमें लिखा हुआ होता है कि बिल तब लागू होगा जब देश की जनता की जनगणना हो जाएगी। और रही बात ये, एक पार्टी कहती है कि जातिगत जनगणना करो, सत्ता पक्ष कहती है नहीं करूंगा। यानी पक्ष विपक्ष का ये जितना भी है नूरा कुश्ती, ये पूरी देश की जनता देखती रहती है। 70 साल 80 साल हो गए इस देश के आजादी के, पार्लियामेंट पुरानी हो गई, उसके लिए नई पार्लियामेंट बन जाती है। ये जितने भी महामहिम बैठे हुए हैं माननीय, इनके आराम की व्यवस्था हो जाती है, और उस आराम की व्यवस्था में, उस एसी रूम में ये डिस्कस करते हैं कि शिक्षा में सुधार करना है। यानी 70 साल के बाद आपको याद आती है कि इस देश की शिक्षा बिल्कुल चरमराई हुई है, इसमें सुधार करना है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करना है। इसका मतलब हुआ कि आज तक स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं था। और रही बात ये, वर्तमान में मोदी सरकार के भी तो 9 साल बीत गए, आप 60-70 साल तो बाद में गाना गा लीजिएगा, 9 साल इनके भी बीत गए, और अब जाके इनको याद आई है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना है, शिक्षा में सुधार करना है, आम लोगों तक पैसा पहुंचे। बीच में जो है भ्रष्टाचार में लोग पैसे खा जाते हैं, आम जनता को क्या क्या सुविधाएं देनी है। इसका मतलब पिछले 9 सालों से ये सोच बैठे थे कि कोई सुविधा नहीं देनी है, किसी के ऊपर कोई काम नहीं करना है। और जब लास्ट सेशन हुआ 2024 में, जनता मूंछ पे ताव दे के बैठी हुई है कि आजा बेटा अब इलेक्शन में हम तुम्हें देख लेते हैं। कहने का मतलब कि सिंहासन खाली करो कि जनता आने वाली है, और जनता की मूड को देखकर तरह तरह का ये बिल लेकर आते हैं, और उस बिल में भी हेराफेरी। अगर 27% SC/ST की आरक्षण है, OBC की आरक्षण है, 49.5% तक आपने SC/ST OBC को निपटा दिया, तो 33% आरक्षण दे दीजिए महिलाओं को। कुल मिलाकर हम मान लेते हैं कि 83% रिजर्व है, अब बाकी 17% अनरिजर्व है। ऐसा कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यानी जो खाना दिया है आपको उसी में से बांट बांट के खाना है। अगर आदमी ज्यादा हो रहे हैं, लोगों को फैसिलिटी देनी है, तो 10 रोटी आपको खाने के लिए दिया है, तो उसमें तीसरा हिस्सा काट कर किसी और को दे देते हैं, और जो बचा होगा उसमें से भी दूसरा हिस्सा काट कर किसी और को दे देते हैं। ये खेल हो रहा है। देश जो है छला हुआ महसूस कर रहा है, पूरी देश की जनता उबल रही है, और ये देख रही है ये कर क्या रहे हैं। ये देने की बात करते हैं, लेकिन हमारा ही पेट काट कर हमें ही देने की बात करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। महिला आरक्षण में भी इन्होंने जोर कहां दे रहे हैं, यह भी मैं आपको बता दूं। अगर ये खुले मन के हैं तो ये कह दें कि जितनी भी हमारी बहन बेटियां हैं सबके लिए नौकरी लेकर आया हूं, इतने लाख की नौकरी है, सबको नौकरी दूंगा, और इसमें 33% आरक्षण दे रहा हूं। बिल्कुल खुली बात होनी चाहिए, लेकिन यहां पर खुली बात नहीं होती है।
यहां पर ये बात क्या रखते हैं, विधानसभा में 33% आरक्षण, लोकसभा में 33% आरक्षण, यानी चुनाव में ये 33% आरक्षण देंगे जो चुन चुन कर आएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि 543 लोकसभा सदस्य हैं तो वो नौकरी पक्की है, बाकी स्टेट राज्यों में जो विधानसभा के सदस्य हैं वह नौकरी पक्की है। आम जनता जो रोजी रोटी कमाती है, जो परीक्षाएं देती है, जो बेरोजगार युवा और बेरोजगार बहनें जो हमारी हैं, जो परीक्षाएं देती है, उनके लिए ये चर्चा नहीं करते पार्लियामेंट में, उनकी कोई बात नहीं करते। ये यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, बाकी राज्यों की जो है पीसीएस होता है, ये उन तमाम लोगों का डिस्कशन नहीं करते। ये बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करते, उनके परीक्षाओं पर इनका कोई ध्यान नहीं है। इनको ध्यान केवल है राजनीतिक दल में आपको 33% महिलाओं की सीट रिजर्व करना होगा। ये 543 जो लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं, इसमें 200-250 के करीब जो है महिलाएं होनी चाहिए। देश को महिलाएं चलाएगी, सारी बात है। चलाएगी क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर चुन चुन के आते हो वहां पर सब एंजॉय करते हो, कानून पास करने के नाम पे कानून पास करते हो और कहते हो कि कानून लागू होगा 10 साल बाद। ये कौन सा नियम है? जितने भी कानून पास हुए हैं कोई इफेक्टिव नहीं है, सबका टाइम ले लिया गया है। तो इसका मतलब इन्होंने मन में बिठा रखा है कि 2029 तक तो हम ही रहेंगे, 2050 तक तो हम ही रहेंगे, और इसी तरह जब भी हमारा 5 साल का अंतिम समय आएगा तो कुछ न कुछ बिल पास कर लेंगे और बिल के लास्ट में लिख देंगे यह लागू तब होगा जब परिस्थितियां ठीक होगी, परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाएगी। कुल मिलाकर हम आपको निमंत्रण देते हैं, लेकिन यह लागू उस दिन होगा जब हमारे यहां फंक्शन होगा, आज नहीं। ले देकर ये आम जनता को पागल बनाने वाला सिस्टम है। नई पार्लियामेंट में कुछ नई सुगबुगाहट होती, कुछ नई उम्मीद जगती, तब हम समझते हमारी देश की जो नई पार्लियामेंट है वो बोल रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।